हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि फिजिक्स जब हम बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे तो फिजिक्स में ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा। काफ़ी टाइम हो चुका है सेशन को शुरू हुए, तो अब आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, तो एक क्विक रिवीजन के तौर पे हम इन क्लासेस को देखेंगे, जिसमें आपके यहाँ पर टॉपिक कवर होने जा रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लास 10th को टोटल डेडिकेटेड है। इससे रिलेटेड हम सारी थ्योरी करेंगे। ऑल टोटल जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, चाहे एमसीक्यू होते हों, चाहे आपके असर्शन एंड रीजन होते हों, चाहे आपके न्यूमेरिकल होते हो जिनमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि सर कब फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, कब हमें इमेज डिस्टेंस को कैसा लेना है, प्लस लेना है, माइनस लेना है, वो सारे डाउट क्लियर होंगे। और मैं आपसे दावा करता हूं कि इन क्लासेस को कंप्लीट करने के बाद आपका ये पूरा चैप्टर एकदम स्ट्रांग हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिस नहीं होगा। तो चलिए पूरे डिटेल में हम जानेंगे। आज पहला टॉपिक है, या आप कह सकते हो पहली क्लास है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, यानी कि कैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है। तो थ्योरी के साथ नोट्स भी बनाएंगे, तो कॉपी और पेन उठा लें और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर टॉपिक लिखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन होना। अब बचपन में ना आप लोगों ने भी कई बार किया भी होगा, या आप करते भी होंगे, या नहीं किया तो ट्राई करना कि शीशा लेके धूप में खड़े हो जाना। आप धूप में जब शीशा लेके खड़े हो गए तो वो धूप में जो धूप उस शीशे में पड़ेगी, यानी कि जो मिरर हमारे पास है, तो उससे टकरा के क्या करेगी, इधर उधर जाती है। आपने घड़ी से भी कई बार क्या किया होगा, अपने स्कूल में या घरों में ट्राई किया होगा कि धूप पड़ी और घड़ी आप दीवार में चमकाते रहते हो। तो ये क्या है दोस्तों, तो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक सिंपल सरल भाषा में। तो अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्शन की, तो दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हमारा चैप्टर है, जैसे कि आप देखेंगे कि आपके पास पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहां पर बात कर रहा हूं मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, ठीक है। तो आप भी प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कलर के पेन लो, एक साफ सुथरी सी कॉपी लो और मेरे साथ नोट्स बनाना शुरू कर दो। मैं फिर कह रहा हूं सारा का सारा पेपर यहीं से आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो सबसे पहले लाइट के ऊपर बात होती है कि ये लाइट क्या होती है। तो ज्यादा ड्रामा ना करके, ज्यादा बहाने ना बना के, ज्यादा इस पर ऐसे बहुत ज्यादा डिटेल बात ना करके एक सिंपल सी बात करूं कि लाइट क्या है, एक एनर्जी है। लाइट क्या है, एक एनर्जी है ना। एक एनर्जी तो है, तो अगर लाइट ना हो तो हम देख ना पाए, यानी कि एनर्जी है विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस यानी कि हमारे आसपास की चीजें अगर हमें देखनी है तो भैया लाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइट नहीं है तो हमें आसपास की चीजें नहीं दिखेंगी। आप ट्राई भी कर सकते हो, कमरे की बत्ती बंद है, यानी कि लाइट नहीं खोली, तो आपको उस कमरे में एकदम अंधेरा नजर आ रहा होगा। बिल्कुल आपको दिखेगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि हल्का फुल्का आपको दिखता है, पर एकदम नहीं दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा। इवन आप रंग डिसाइड नहीं कर सकते कि ये कौन से रंग का है। यानी कि अगर लाइट होगी तो ही आप कलर डिसाइड कर पा रहे हो, अच्छा ये लाल कलर का है, ये ब्लू कलर का है। लाइट बंद कर दो तो सब एकदम काला काला ही दिखता है। यानी कि लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो हमें देखने में हेल्प करती है। सिंपल सी बात है। अच्छा सर, लाइट ही लाइट से दिखता है क्या? नहीं दोस्तों, लाइट के अलावा एक दूसरी चीज और है जिसको हम कहते हैं आईज, आंखें। आंखें भी हमें क्या करती है, हेल्प करती है देखने के लिए। तो इसीलिए हमने यहां पर जब हमारा 10th का सिलेबस बना, तो 10th के सिलेबस में सबसे पहले रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन आया लाइट का, यानी कि लाइट से दिखता कैसे है। कभी लाइट आर पार कर जाती है किसी सब्सटेंस के या किसी मटेरियल के, और कभी लाइट किसी चीज से टकरा कर आती है। तो पहले आपने लाइट की एक प्रॉपर्टी पढ़ी, उसके बाद आपने ये तो पढ़ लिया कि चलो लाइट के चक्कर से हमें दिख रहा था। अब आपने दूसरा चैप्टर पढ़ना होता है फिर ह्यूमन आई, कि भैया दिखा तो दिखा कैसे। यानी कि ये दोनों के दोनों चीजें, आप इसको ह्यूमन आई कर लीजिए, ये दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपको आसपास के ऑब्जेक्ट या आसपास के आपके किसी को भी देखना है, वस्तुओं को देखना है, तो भैया ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इनके बिना आपको दिखेगा ही नहीं, है ना। तो लाइट तो है, अगर आंखें नहीं तो भी नहीं दिखेगा, और आंखें हैं लाइट नहीं तो भी नहीं ही दिखेगा, ठीक है। अब अगर बात आगे की जाए तो लाइट हमें समझ में आता है कि सर लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिसके चक्कर से हम कोई भी चीज देख पा रहे हैं। अब लाइट ने किया क्या, लाइट है क्या? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसके बारे में हम हायर क्लास में भी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो लाइट ने क्या किया, लाइट ने एक बहुत ही प्यारा फिनोमिना दिखाया कि किसी सतह पे टकराकर या किसी सरफेस पे टकराकर लाइट वापस आ गई।
तो जैसे मैं यहां पर अब डिस्कस करने जा रहा हूं कि लाइट के थ्रू बहुत सारे फिनोमिना होते हैं, लेकिन हमारे पास क्लास 10th में ये पढ़ाया जा रहा है। अब सर ये बड़ा सिरदर्द चैप्टर हो गया, क्योंकि इसके इतने बड़े चैप्टर को सर पढ़ो, इसके रे डायग्राम पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। तो चलिए धीरे धीरे चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर आपके हाथ में बॉल है, मैं कहूं आपके हाथ में बॉल है, जमीन में पटक दो, तो जमीन में पटकोगे तो बॉल टप्पा खा के ऊपर आएगी। बॉल दीवार पे फेंक दो, दीवार पे फेंक के वो बॉल ऊपर आएगी। मैंने फेंकी बॉल, तो बॉल क्या करेगी, टकरा के ज़ूम वापस आ जाएगी। वैसे ही लाइट को भी जब किसी सतह पर फेंका गया तो लाइट टकरा कर वापस आई, यानी कि लाइट का क्या हुआ, बाउंस बैक। देखो आपको ये कीवर्ड पकड़ने हैं, क्या हुआ, बाउंस बैक। यानी कि जब लाइट किसी सरफेस पे टकराई और टकराकर वापस आई, उसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब टकराकर वापस आना। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, सिंपल बोलूं तो टकरा कर वापस आना, वापस आना। मेरी हिंदी थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, बट याद रखना रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, टकरा कर वापस आना। अब कौन टकरा कर आ रहा है भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का टकरा कर वापस आना। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, तो बाउंस बैक, तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when light strikes a surface, यानी कि लाइट का किसी सरफेस से टकराकर वापस आना। इसको हमने क्या कहा, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, भाई सीधी सीधी सी बात है, लाइट किसी सरफेस में टकराई, टकरा कर वापस आ गई, इसको हमने रिफ्लेक्शन बोल दिया। जैसे बॉल को जमीन में फेंका, बॉल जमीन में टप्पा खा के ऊपर आ गई, क्या बोल दिया, रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। वैसे तो उसे क्या बोलेंगे, बाउंसिंग बैक, तो बाउंसिंग बैक को ही तो रिफ्लेक्शन कह रहा है। भाई बाउंस कर गई ना बॉल, फेंको तो बाउंस हो गई, जैसे क्रिकेटर बॉल फेंकता है, ओहो ये वन बाउंस है, वन बाउंस मतलब बहुत हाइट पे चली गई, उछल कर ऊपर आ गई। तो वैसे यहां पर क्या हुआ, लाइट गई, टकराई और वापस आ गई। तो जब लाइट का एक सतह पर या किसी सरफेस पे टकरा कर वापस आना हुआ, तो हमने उसको बोल दिया रिफ्लेक्शन। क्या कह दिया, रिफ्लेक्शन। शब्दों पे जाना, ठीक है, शब्दों में किसका रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन। अब सर सबसे बड़ी बात यहां पर आपने लिखी कि चलो टकरा कर तो आ रही है, ये क्या लिख दिया आपने, ये सरफेस क्या है। तो दोस्तों ये सरफेस का मतलब क्या हो सकता है, ये सरफेस होती है कोई भी चीज, कोई भी चीज हो सकती है, दीवार हो सकती है, शीशा मिरर हो सकता है, मेज हो सकता है लकड़ी का, चेयर हो सकती है, आपके सामने पेड़ हो सकता है, मैं हूं, मैं भी एक सरफेस हूं, ये पूरी बॉडी मेरी क्या है, एक सरफेस है। तो कुछ भी हो सकता है। तो जब रिफ्लेक्शन के बारे में चर्चा हुई तो पहले समझ में आया, अच्छा लाइट का टकराकर वापस आना रिफ्लेक्शन है। इसी के कारण हमें क्या दिखता है, रंग दिखते हैं अपने आसपास, इसी के कारण हमें वस्तुएं दिखती है। आप मुझे क्यों देख पा रहे हो, रिफ्लेक्शन से। भाई लाइट आई, मेरे पे पड़ी, मेरे से टकराकर आपकी आंखों पे आ गई। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि इस पे लाइट गिरी और ये गिर के मेरी आंखों पे आई, यानी कि इस पे पहले लाइट पड़ी एंड देन इट रिफ्लेक्ट्स। लाइट इसके ऊपर गिरी और यहां से रिफ्लेक्ट हुई, टकरा कर वापस आई। जब इसके ऊपर लाइट गिरी और टकराकर मेरी आंखों पे वापस आई तो रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कारण मैं इसे देख पा रहा हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट। अच्छा एक उदाहरण समझिए, मेरे पास एक टॉर्च है फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, एक टॉर्च है मेरे पास और मैं अंधेरे में हूं, एकदम अंधेरे में मैं टॉर्च लेके चल रहा हूं। मानो आपके आगे कोई आ जाए, डरना क्या नहीं, भूत भात की बात नहीं कर रहा हूं, मान लो आपके आगे कोई जा रहा है, कोई भी आदमी या कोई भी इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तब आपके हाथ में टॉर्च है तो मैं टॉर्च ही जलाऊंगा। तो क्या मैं टॉर्च उसके ऊपर जलाऊंगा या अपने ऊपर जलाऊंगा, कभी सोचो। उदाहरण के तौर पे लेट अस कंसीडर, मान लो ये मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, अब इस पे टॉर्च जलती है, ये मैंने टॉर्च यहां पर जला दी। तो जब मुझे किसी वस्तु को देखना है तो मैं उसके ऊपर टॉर्च चमकाऊंगा या अपने ऊपर टॉर्च चमकाऊंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अंधेरा है और मुझे इस मार्कर को देखना है तो मैं इसके ऊपर टॉर्च की लाइट जलाऊंगा या अपने ऊपर जलाऊंगा, सोचो। तो आपका जवाब होगा सर अपने ऊपर क्यों जलाओगे, इसके ऊपर लगाओगे। जब मैंने इसके ऊपर लाइट जलाई, जब मैंने इसके ऊपर लाइट गिराई, तब जाके ये वस्तु मुझे दिखी। यानी कि ये ऑब्जेक्ट मुझे कब दिखाई दे रहा है, जब इसके ऊपर लाइट पड़ रही है। अगर मैं अपने पे लाइट जलाऊंगा तो क्या मुझे ये दिखेगा, नहीं। यानी कि अगर वहां पे कोई है और यहां पे मैं हूं, तो अगर मैं अपने ऊपर टॉर्च जला रहा हूं तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, तो मेरे ऊपर रोशनी गिर रही है।
तो आपको वो रोशनी के कारण वो चीज दिखाई दे रही है। इसके ऊपर रोशनी गिरेगी तो ये मुझे दिखाई देगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात ये है, यहाँ पे एक छोटी सी समझने वाली बात यह है कि लाइट पहले किसी चीज पे गिरेगी और वहां से टकरा कर आएगी। ये मुझे कब दिखा, जब इस पे लाइट गिरी और यहां से टकरा के मेरी आंखों पे आई। यानी कि रिफ्लेक्शन के कारण मुझे आसपास की चीजें दिखाई दे रही है। हालांकि रिफ्रैक्शन से भी दिख रही है, लेकिन रिफ्लेक्शन भी यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, लाइट एक सतह पर या सरफेस पे गिरेगी और सरफेस से टकरा कर वापस आएगी। अब ये सरफेस क्या होता है, जरा इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों सरफेस क्या होता है, सरफेस कुछ भी हो सकता है। सरफेस को मैंने कहा टेबल हो सकता है, चेयर हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है। सर क्या कोई पेड़ हो सकता है, हाँ बिल्कुल, रास्ते में खड़ा एक पेड़ भी सतह का ही काम करेगा। सर और क्या हो सकता है, दीवार हो सकती है, वॉल हो सकती है। कोई मिरर हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है मिरर, एक्सेट्रा। तो सरफेस तो कोई भी चीज हो सकती है। ये हाथ मेरा क्या है, एक सरफेस का काम कर रहा है। अभी मैं एक बुक ले लूं, ये पेज मेरे पास है, यहाँ पर ये पेज क्या है, ये एक पेज, एक सरफेस है। ये दीवार, ये बोर्ड क्या है, ये पीछे एक बोर्ड रखा है, ये सरफेस है। ये भी तो एक सरफेस है ना, जिस सरफेस पे मैं लिख रहा हूं ये एक सरफेस है। तो सरफेस कुछ भी हो सकता है, टेबल, चेयर, ट्री, वॉल, मिरर, ह्यूमन बॉडी, माई हैंड्स, एनीथिंग अराउंड अस कैन बी अ सरफेस। तो हमने सरफेस को जब डिफाइन किया, यानी कि फिजिक्स में हम जब सरफेस को डिफाइन करने गए तो फिजिक्स में हमने सरफेस दो तरीके से डिफाइन कर लिया। ठीक है, आई एम इरेजिंग इट आउट, बस जरा समझना, सरफेस हमने दो तरीके से डिफाइन कर दिए। सरफेस हमारे कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। एक होता है दोस्तों स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। ठीक है, बहुत आराम से समझिएगा। हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन पढ़ा। रिफ्लेक्शन के बारे में हमने देखा कि भाई किसी सरफेस से लाइट का टकरा कर वापस आना। अब सवाल उठता है, चलो टकरा कर तो वापस आ रही, पर ये सरफेस क्या है, तो दो तरीके के सरफेस है। एक है स्मूथ सरफेस और एक होगा हमारा रफ सरफेस। स्मूथ का उल्टा क्या होता है, रफ। तो दो तरीके के सरफेस हमें देखने को मिले, दो तरीके के सरफेस हमें देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा हमें स्मूथ सरफेस और एक मिलेगा हमें रफ सरफेस। ठीक, अब ये स्मूथ सरफेस क्या होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। स्मूथ सरफेस को एक और नाम दिया गया पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, जिसको अगर मैं एक सरल और आसान भाषा में कहूं ना, तो इसको एक सरल भाषा में अगर मैं कहूं तो इसको आप कह सकते हो एक काइंड ऑफ, हम कह सकते हैं इसको एक हिसाब से आप ऐसे समझ लो, शीशा, चिकनी सतह, एकदम चिकना, साफ होगा, एकदम मुलायम होगा, स्मूथ होगा। यानी कि यहां पर जो पार्टिकल होंगे वो वेल अरेंज्ड होंगे, एकदम स्मूथ होंगे, एकदम स्मूथ होंगे। इसको हमने बोल दिया स्मूथ सरफेस। इसका एग्जाम्पल दिया जाए सर, तो इसका एग्जाम्पल होगा आपके पास मिरर, मिरर, मिरर इसका एग्जाम्पल होगा। मिरर कौन सा, बाद में बात करेंगे, प्लेन मिरर, कर्व मिरर, सारी बातों बात करेंगे। ठीक है, स्पेरिकल मिरर्स पे भी चर्चा करेंगे। वहीं पर रफ सरफेस की बात करूं तो रफ सरफेस आपका कैसा हो जाएगा, जिसमें पार्टिकल आपके वेल अरेंज्ड नहीं होंगे। दीवार भाई हमें तो बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है, पर वेल अरेंज्ड पार्टिकल यहां पर नहीं है। ये हो गया हमारा रफ सरफेस। सर रफ सरफेस में क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, तो अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात कर लें तो एग्जांपल हमारे यहां पर होंगे वॉल, आप वॉल कह सकते हो, चेयर कह सकते हो, टेबल हो गया आपका, ठीक है, पेपर हो गया आपका, पेपर के पार्टिकल भी वेल अरेंज नहीं होते, एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी रफ सरफेस होती है। तो सरफेस के बारे में हमें आइडिया आ गया, सरफेस दो तरीके के होते हैं। अब सरफेस से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, दोनों सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, दोनों सरफेस से। स्मूथ सरफेस भी लाइट को टकरा कर वापस भेज सकता है, रफ सरफेस भी लाइट को टकरा कर वापस भेज सकता है। ये दोनों के दोनों सरफेस क्या कर सकते हैं, लाइट को टकरा कर वापस भेज सकते हैं। तो सरफेस हो गए दो तरीके के, एक हो गया स्मूथ, एक हो गया रफ। स्मूथ सरफेस हो गया मिरर आपका, क्योंकि वो पॉलिश होगा, एकदम चिकना होगा, एकदम स्मूथ होगा, ऑल द पार्टिकल्स इन इट आर वेल अरेंज्ड। बट अगर मैं रफ सरफेस की बात करूं, द पार्टिकल आर नॉट वेल अरेंज्ड, पार्टिकल वेल अरेंज नहीं होंगे, पार्टिकल एब्रप्टली या फिर बोल सकते हो आप एकदम रैंडमली यहां पर होंगे, थोड़े बहुत यहाँ पर क्या, जैसे कोलतार की रोड होती है ना, तो अगर आप उस पर हल्का सा हाथ लगाएंगे कोलतार की रोड पे, तो आपको कैसा लगेगा, पत्थर चुभेंगे आपके हाथ में, तो आप ऐसा समझ सकते हो। हालांकि यहाँ पर आपको पत्थर नहीं चुभेंगे, पार्टिकल्स नहीं चुभेंगे, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल में आप देखोगे, बहुत ही छोटे लेवल में, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेंगे, एकदम स्मूथ सरफेस नहीं दिखेगा, पार्टिकल्स थोड़े से
वेल अरेंज्ड नहीं होंगे। ठीक है, तो वॉल हो सकती है, चेयर हो सकती है, टेबल हो सकता है, पेपर हो सकता है, ट्री की आप कह सकते हो ट्री के ऊपर हाथ लगाओ तो ट्री की बार्क आपको देखने को मिलेगी, तो वो भी इसी तरीके से होती है। तो ये हमारे पास दोनों सरफेस के उदाहरण हो गए। अब यहां से रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो दोस्तों जब देखा गया कि सरफेस अलग अलग है, तो सरफेस पे लाइट गिरेगी और टकराकर वापस आएगी, तो वो तरीका भी तो अलग अलग होगा। देखो हर चीज ना एक के बाद एक के बाद एक को लेके चलो। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट का आना और टकराकर जाना। पर कहां से? किसी सरफेस से। तो लाइट का आना और टकराकर जाना रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है सर, दूसरी बात हमने यहां पर क्या देखी कि सर ये जो सरफेस है ये क्या होता है? तो सरफेस दो तरीके के हो गए, एक हो गया स्मूथ सरफेस और एक हो गया रफ सरफेस। स्मूथ सरफेस जो एकदम चिकना है, एकदम सारे पार्टिकल वेल अरेंज्ड है, और रफ सरफेस जहां पर पार्टिकल वेल अरेंज्ड नहीं है। अब सर अगर यहां पर दो अलग अलग सरफेसेस हैं, भाई सरफेस को आपने बोला अलग अलग होता है, एक रफ और एक स्मूथ, तो लाइट का जब इस पे टकराकर आना होगा, यानी कि जब टकराएगी और टकराकर वापस जाएगी, तो ये भी अलग अलग तरीके से होगा। तो मैं आपको यहां पर एक छोटा सा नोट दे रहा हूं, फिर हम इसको आगे डिस्कस फिर से करेंगे, बट याद रखेंगे स्मूथ सरफेस से या मैं कहूं स्मूथ सरफेस में होगा दोस्तों रेगुलर रिफ्लेक्शन। स्मूथ सरफेस में क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है रेगुलर? बात करेंगे, पूरी एक एक चीज समझेंगे। और रफ सरफेस से होगा आपका इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। किसका रिफ्लेक्शन हो रहा है? ऑब्वियसली लाइट का, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमारे दो सरफेस हो गए, एक हो गया स्मूथ, एक हो गया रफ। रफ से हमें क्या देखने को मिलेगा? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और स्मूथ सरफेस से क्या मिलेगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। चलिए अब इस पे बात कर लेते हैं कि सर ये हमारे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन हैं, और इनको भी थोड़ा समझाइए कि स्मूथ सरफेस से ये क्या लिख दिया आपने और रफ सरफेस से ये क्या लिख दिया। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब इस पे मैं चर्चा करूंगा, पहले मैं थोड़ा सा एक बेसिक सा पार्ट आपको बताता हूं। दोस्तों होता क्या है कि जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, तो रिफ्लेक्शन पढ़ते वक्त जब भी फिजिक्स पढ़ते हैं, नॉट रिफ्लेक्शन ही, जब भी फिजिक्स पढ़ते हैं, तो फिजिक्स पढ़ते वक्त हम आसपास का नेचर चेक करते हैं, अपने आसपास होने वाली प्रकृति चेक करते हैं कि हो क्या रहा है हमारे आसपास। लाइट जली, लाइट किसी पे गिरी, रिफ्लेक्ट पड़ी, किसी के ऊपर पड़ी, नॉट गिरी, पड़ी, तो हमें वो दिखी। अच्छा, मुझे वो तब दिख रही है जब उसके ऊपर लाइट पड़ रही है। नहीं, वहां पर पड़ने के बाद लाइट जब मेरे पास आ रही है तो मुझे दिखी। यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ? इन चीजों पर अध्ययन हुआ, इन चीजों की स्टडी हुई। तो ऐसी स्टडी करते करते यहां पर इन्होंने बनाए लॉज, क्योंकि फिजिक्स में लॉज भी इंपॉर्टेंट होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि नियम क्या होता है। तो इस नियम को समझने के लिए आप सबसे पहले समझिए कि मैंने यहां पर ड्रॉ किया एक सरफेस। क्या किया? एक सरफेस ड्रॉ किया। मैं फिर आपको कह रहा हूं, मैं एक सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं। क्या स्मूथ, क्या रफ, मुझे नहीं पता, सरफेस। ठीक है, ये स्मूथ भी हो सकता है और ये रफ भी हो सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये स्मूथ भी हो सकता है और ये रफ भी हो सकता है। दिस सरफेस कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी स्मूथ, इट कैन बी रफ। ठीक है सर, तो ये एक सरफेस मैंने बनाया, कोई भी सरफेस बनाओगे। अब दोस्तों एक लाइट यहां आएगी, ऑब्वियसली अब लाइट यहां गिरेगी ना, तो ये लाइट यहां से मैंने फेंक दी। ठीक है, यहां से मैंने एक लाइट जूम फेंक दी, एरो लगा दिया, क्योंकि भेज रहा हूं, आ रहा है तो आने वाला एरो, और यहां से टकरा कर ये जाएगा भी तो जाने वाला एरो। अंडरस्टूड है? एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। भाई ये एरो, ये तीर जरूर बनाना, ये तीर जरूर बनाना, वरना नंबर चुड़ैल ले जाएगी, यानी कि नंबर कट जाएंगे। सिंपल याद रखना। तो ये एरो जरूर बनाना, ये है आता हुआ एरो, ये है जाता हुआ एरो। अब इनको सेपरेट करने के लिए इन्होंने इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन बना दी कि इसको थोड़ा सा डिफाइन किया जाए, इसको थोड़ा सा डिफाइन किया जाए। तो इन्होंने यहां पर क्या किया? एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया।
परपेंडिकुलर क्या होता है? इस सरफेस के 90 डिग्री, सरफेस के 90 डिग्री जो लाइन बनाई जाती है, सरफेस के 90 डिग्री, दोस्तों इधर भी 90 और इधर भी 90, 180 होता है ना, सरफेस के 90 डिग्री जो लाइन बनाई जाएगी उसको कहते हैं हम नॉर्मल। नॉर्मल मतलब ये नहीं कि साधारण, नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर, याद रखना, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल, परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल हमारा होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एक लाइट आई, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, जूम, सरफेस, एक लाइट आई, जूम, और वो लाइट टकराकर चली गई, जूम। और यहां पर हमने इनको डिफाइन करने के लिए इनके बीच में बना दिया एक नॉर्मल। जो लाइट आती है, आने वाली लाइट, ये मैंने बॉल फेंकी तो जो बॉल जा रही है जुम 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 चटक सरफेस पे लगी, जो लाइट लगी, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। एक तरंग है ना, तो रे। बहुत ज्यादा होती तो बीम। एक है तो तरंग, बहुत ज्यादा है तो बीम। ऐसे ऐसे एक पॉइंट में मिल रही है तो कन्वर्जेंट बीम, ऐसे और ऐसे फैल रही है तो डाइवर्जेंट बीम, ये नाम है, ठीक है। या डाइवर्जेंट रे, कन्वर्जेंट रे। एक लाइट हुई तो रे, बहुत सारी हुई तो बीम। ऐसे 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 एक पॉइंट में देखो मिल जाएगी तो कन्वर्जेंट बीम। अगर सर यहां पर बहुत सारी नहीं होती, एक यूं और एक यूं होती तो कन्वर्जेंट रे। ऐसे एक फैल गई यहां इससे तो डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब फैलना, कन्वर्जेंट मतलब मिलना, कन्वर्ज होना, डाइवर्ज होना, ठीक है। तो हमने यहां पर खींच दी इंसिडेंट रे। देखो जो आई वो इंसिडेंट रे। अब तो ये पता लगी गया ये नॉर्मल है, बीच में खींचा है नॉर्मल, और ये लाइट गई जुम टकराकर, डुर भाग गई टकराकर, तो ये बन जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। आई टकराई और चली गई, आई टकराई और चली गई, तो आने वाली इंसिडेंट, जाने वाली रिफ्लेक्टेड, और बीच में है नॉर्मल। सरफेस का नाम देना है एस एस डैश, नाम दे दो सतह का। नॉर्मल का नाम देना है एन ओ, नॉर्मल बोल दो। सर मुझे ना ये भी अच्छा नहीं लग रहा, इसका भी नाम दो ना, तो ए ओ आने वाली, ओ भी जाने वाली। अब एक एक चीज को डिफाइन कर लेते हैं। तो ए ओ क्या होती है, जिसको हमने पढ़ा इंसिडेंट रे, नाम है ए ओ। इंसिडेंट रे नाम है ए ओ। द रे, सिंपल शब्दों में लिखते हैं, द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स अ सरफेस। बात खत्म। जो स्ट्राइक हुई, मैंने बॉल फेंकी तो जो बॉल जा रही थी सतह पर लगी, जाके पड़ी, इंसिडेंट बॉल। अब यहां पर लाइट है तो इंसिडेंट लाइट। लाइट अगर एक तरंग थी तो बस उसको बोल दिया रे। तो रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स अ सरफेस, ओ ए। नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्टेड रे, नाम दिया हमने ओ बी। तो हमने ओ बी के लिए डिफाइन करते हैं, थोड़ा रंग बदलते हैं, नॉट हमारा रंग, मतलब पेन का रंग बदलते हैं। तो ओ बी, तो ओ बी क्या हो जाएगा? द रे ऑफ लाइट। अब दोस्तों रिफ्लेक्ट है ना, बॉल गई, पट पड़ी, पट के वापिस आई, यानी कि बाउंस बैक। द रे ऑफ लाइट विच बाउंसेस बैक, टकरा कर वापिस आई, उसका नाम रखा है रिफ्लेक्टेड रे। सर यहां पर एक और बिंदु था या एक लाइन थी जिसको हमने नॉर्मल रखा, नाम दिया एन ओ। तो नॉर्मल क्या होता है? द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर ऑन दी सरफेस। द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, यानी कि ड्र डुम 90। सर अगर ये सरफेस ऐसे होता तो इसके 90 खींच दो, डुम डुम। अरे ये क्या बना दिया चिच्ची, देखो जरा यहाँ पे जुम जुम टुक 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 90 90। सर ये ऐसे होता जूम तो यूं खींच दो 90 90
भाई नॉर्मल तो उसके हिसाब से हो जाएगा। देखो नॉर्मल ये है, नॉर्मल का मतलब ये मेरा हाथ पे ही हुआ, ये है ना, ये जुम 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 जुम, एक सेकंड, 90, इसको घुमा दूं तो इसके 90 यूं, इसको यूं घुमा दूं तो इसके 90 यूं, 90 बने। जो 90 पे हो, 90 पे उसको नॉर्मल बोलते हैं, जो भी 90 पे उसको नॉर्मल बोलते हैं, जो 90 पे उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल हो गया 90 डिग्री, नॉर्मल मतलब हो गया 90 डिग्री, ठीक है। नॉर्मल को कोई साधारण नहीं समझेगा, नॉर्मल है, ये है 90 डिग्री। तो ये 3 पॉइंट समझ में आए। अब दोस्तों यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि ये लाइट आई और ये था नॉर्मल, ये लाइट आई और ये था नॉर्मल, है ना, ये लाइट आई और ये था नॉर्मल, इन दोनों के बीच एंगल बना। एंगल हमेशा दो लाइन के बीच बनता है। ऐसे ऐसे क्या होगा एंगल, एंगल होगा नहीं, 0 डिग्री बोलते हैं। एंगल हमेशा सुना होगा, ऐसे दो लाइन मिली हूं, ट्राइंगल, यानी कि 3 लाइन ऐसे जुड़ी हूं, 2 लाइन ये बनी हुई, 2 लाइन ये, तभी तो एंगल जोड़ोगे। तो एंगल के लिए 2 लाइन जुड़ी होनी चाहिए। तो एक लाइन थी ये, एक लाइन थी ये। तो जो इंसिडेंट रे है, आने वाली रे है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं। और जो जाने वाली है, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड है, जो चली गई, जुम जुम जुम, एरो पहचानो, चला गया चला गया चला गया चला गया, वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि एंगल आई है हमारे पास इंसिडेंट एंगल और एंगल आर है हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल। मैं हजारों बच्चों को पढ़ा चुका हूं ऑफलाइन, उसमें से 1000 तो नहीं, लेकिन मतलब हजारों में से 1000 तो ये गलती नहीं करते, लेकिन जो बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं एग्जाम प्रेशर में, या फिर थोड़ा सा दिमाग घूम जाए, पेपर देख के होता है ना कितने सारे क्वेश्चन, तो कर देते हम जय माता दी, कुछ भी लग जाता है कई बार दोस्तों, वो इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बना देते हैं, विच इज रॉन्ग। सरफेस के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है वो एंगल नहीं होता। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। एवरीथिंग शुड बी क्लियर, हर चीज क्लियर होनी चाहिए एकदम बेसिक से। इंसिडेंट एंगल होगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। देखो बीच का ये बीच का एंगल, ये बीच का एंगल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है इंसिडेंट एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा होगा, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। फिर बता रहा हूं, बच्चे इसको आर कह देते हैं, जो कि गलत है। सरफेस के साथ नहीं दोस्तों, किसके साथ, नॉर्मल का रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल, ये होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। तो आओ डिफाइन करते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है। तो थर्ड यहां पर देखो, तीसरी डेफिनेशन बोलूं चौथी बोलूं तो वो होगा इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल, इसको हम एंगल आई करके भी बोलते हैं। क्या होता है इंसिडेंट एंगल, तो हम कहेंगे द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। जो एंगल किसके बीच हो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच हो, जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में हो, इसको कहेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच हो, इसको कहेंगे हम, इंसिडेंट कैसे पहचानोगे, आने वाली एरो, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम अगर हम बात करें कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल भी बोल सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। यानी कि एंगल आर, इसी चीज को हम रिफ्लेक्टेड एंगल भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो क्या हो जाएगा, द एंगल बिटवीन, अब देखो किस किस के बीच, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज, या इज कॉल्ड, ये तो तुम सबको पता ही है ना, इज कॉल्ड, ऐसे लिखना है, इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो लिखने का भी तरीका है, क्लियर सारी चीजें लिखते हुए चलना।
एग्जामिनर को ऐसे ट्रीट करना, ही डजंट नो एनीथिंग, उसको कुछ नहीं आता, हमें से सब बताना है। हाँ उसे सब आता है, मुझे पता है, पर आप ऐसे सोच के चलना उसे कुछ नहीं आता, आपको सब बताना है, क्योंकि आपकी कॉपी ही ये बताएगी कि आपको कितना आता है। ठीक है, आप वहां पर होंगे नहीं तो एग्जामिनर को आपकी बिना चेहरा, आप समझ रहे हो ना, बिना चेहरा देखे एग्जामिनर को पहचानना है कि ये बच्चा पढ़ के आया था या बिन पढ़ के आया था, तो नंबर तो तभी मिलेंगे क्योंकि आपकी कॉपी बताएगी कि उसने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। ठीक है, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज डिनोटेड बाय एंगल आर, आर से हम इसको डिनोट करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल और जाने वाली जो रे थी उसके बीच का एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है। अब हम लॉज की तरफ बढ़ते हैं। तो लॉज में हमारे पास पहला लॉ आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज में सबसे पहला लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का, और पहला लॉ यही है, देखो डायग्राम बनाऊंगा वापस, एक सरफेस, जी सर आपने बताया था, फिर आपने कहा ये होता है नॉर्मल NO, आपने कहा ये रे आ रही थी तो इसको नाम दे दो इंसिडेंट, और ये जा रही थी तो इसको कह दो रिफ्लेक्टेड, है ना। तो ये हो गई इंसिडेंट रे, मैं इसको यहां पे इंसिडेंट रे कह देता हूं, यहां पर हम इसको रिफ्लेक्टेड रे कह देते हैं, क्या देते हैं, होता ही है ना। ये हो गया नॉर्मल, ये बन गया एंगल I और ये एंगल R। तो पहला लॉ कहता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मींस एंगल I हमेशा एंगल R के बराबर होगा ही होगा। नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट बात है, हालांकि मुझे पता आपको याद है पर फिर भी याद रख लेना। एंगल I इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल R। इंसिडेंट एंगल हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है, कीप इन माइंड, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलिए पहला लॉ, इंसिडेंट एंगल हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा इसमें कैसा बनता है, पर याद रखना इंसिडेंट एंगल हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। ठीक है, पहला लॉ है, तो पहला लॉ हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला रिफ्लेक्शन का नियम। ठीक है सर, दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है द इंसिडेंट रे reflected ray and the normal all lie on the same plane। क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब क्या कह रहा है, इसका मतलब देखो, प्लेन का मतलब क्या होता है, प्लेन का मतलब है 2D फिगर, एक 2D फिगर को हम प्लेन कहते हैं। ये प्लेन है, मान लो इसके नीचे ये जैसे बोर्ड है, ये प्लेन है, ये भी प्लेन है, मैंने एक शीशा लगा दिया ऐसे, मैंने एक ऐसे शीशा लगा दिया, जैसे मान लो एक प्लेन लिया और उसके नीचे ये शीशा लगा दिया ऐसे। अब मैंने यहां से लाइट भेजी, देखो तो ये प्लेन है ना, ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है, मैंने इसके नीचे एक शीशा लगा दिया ऐसे। अब मैंने एक लाइट भेजी यहां से जूम यूं, ठीक है, मैं ड्रॉ भी कर देता हूं, मैंने यहां से एक लाइट भेजी यूं, शीशा यूं लगाया। तो दोस्तों यहां पर नॉर्मल कुछ इस तरीके से होगा ना, देखो मैंने लाइट यूं भेजी है, टक, लाइट यूं आ रही है। लाइट कैसे आ रही है, देखो ये शीशा है, ये लाइट यूं आ रही है, जूम आई लाइट। अब लाइट आएगी तो लाइट टकराकर यहीं से जाएगी, भाई लाइट टकराकर यूं ही तो जाएगी, ये लाइट आई, लाइट टकराकर यूं चली गई। क्या ये पूरा प्लेन के ऊपर है, आप बोलोगे हाँ, देखो लाइट आई और लाइट चली गई, ये बॉडी के तो ऊपर है ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि लाइट यहां से फेंकूं और यहां चली जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने लाइट यहां से इंसिडेंट की और लाइट यहां चली गई, नहीं, ये यूं आएगी तो यूं ही जाएगी। प्लेन आप ऐसे लगा लो, ऐसे लाइट आएगी ऐसे जाएगी, प्लेन ऐसे लगा लो तो लाइट ऐसे आएगी ऐसे जाएगी, यानी कि लाइट हमेशा प्लेन के ऊपर ही गिरेगी। ये है प्लेन, और नॉर्मल भी प्लेन पे बनेगा। तो देखो ये नॉर्मल यहां पे था, लाइट ये आई तो लाइट टकरा के यूं जाएगी, ऐसा नहीं होगा लाइट यहां के यूं टकरा जाएगी। अगर लाइट यहां टकरा कर यूं जा रही है तो प्लेन यहां लगा दो, होगा हमेशा प्लेन पे। प्लेन क्या होता है, एक ऐसा फिगर होता है, तो लाइट आएगी भी इधर जाएगी भी इधर, ऐसा नहीं होगा आएगी यहां टकरा कर यहां चली जाएगी। अगर यहां गई तो ये पूरा बोर्ड उठा के ऐसे लगा देना, यानी कि ये पूरा ऐसे उठा के यूं लगा देना, ठीक है। लाइट हमेशा प्लेन पर ही गिरेगी। तो ये लाइट आई, यहां पर स्ट्राइक हुई, यहां से चली गई, तो देखो ये पूरा प्लेन के ऊपर ही तो, बोर्ड के ऊपर, ऐसा नहीं होगा लाइट यूं आई जूम और यहां से टकरा कर यहां से निकल जाएगी।
तो प्लेन पे एक लाइट है, दूसरी है ही नहीं प्लेन पे, हमेशा प्लेन पे होती है। तो लाइट हमेशा नॉर्मल हमेशा प्लेन पे होता है, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये हमारे दो लॉ हैं, ठीक है, ये दो लॉ आपको याद रखना है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट, वापस मैं उस नोट की तरफ बढ़ रहा हूं जो मैंने पीछे आपको छुड़वाया था, फिर इस पे देखते हैं एक दो क्वेश्चन। एक दो क्या, मैं इस पे जितने भी बेसिक पॉसिबल क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको यहां पर यह बताया था कि सरफेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्मूथ सरफेस और एक होता है रफ सरफेस, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इनके अंदर थोड़ा सा इनको डिफाइन करने की बात आ गई, क्योंकि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जान लिए हैं, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जान लिया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आओ अब इसको समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बोला जो सरफेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, है ना, और रिफ्लेक्शन भी हमने देखे वो दो तरीके होते हैं, क्योंकि सरफेस दो तरीके के तो रिफ्लेक्शन दो तरीके के। तो यहां पर आएगा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमने पढ़े, एक होता है रफ हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना, दो तरीके के रिफ्लेक्शन हमने देख ली। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है सर, आओ बात कर लेते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन हमने कहा किसी पॉलिश सरफेस से होता है, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसी रफ सरफेस से होता है। पर सर इसमें होता क्या है, तो चलिए पहले चर्चा करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की। पहले बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन पे, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों पॉलिश सरफेस होगा, हाँ सर, एकदम क्या होगा, सरफेस जो होगा, पहली बात तो पॉलिश्ड होना चाहिए। कैसा सरफेस होगा, पॉलिश सरफेस होगा, ठीक है। दूसरी बात, पॉलिश सरफेस की खास बात क्या है, पॉलिश सरफेस की खास बात है कि इसमें कोई भी पार्टिकल रैंडमली नहीं, एकदम वेल अरेंज्ड होते हैं। अब दोस्तों मैं यहां पर अलग अलग कलर से लाइन खींच रहा हूं, ठीक है, ये है इंसिडेंट रे 1 I1, ऐसे ही मैंने एक और लाइन खींची इंसिडेंट रे 2 I2, और ऐसे ही मैंने एक और लाइन खींची इंसिडेंट रे 3 I3। मैंने यहां पर तीन, क्योंकि इंसिडेंट मेरे हाथ पे था तो मैंने तीनों पैरेलल लाइन यहां पर भेजी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आगे और बना रहा हूं, मैंने यहां पर तीन लाइनें यहां पर भेजी। आप देखेंगे कि जब इस पे नॉर्मल बनाया जाए तो नॉर्मल इस पे कैसे बनेगा, एकदम परपेंडिकुलर, नॉर्मल बनेगा परपेंडिकुलर। भाई नॉर्मल क्या होगा, इस सरफेस के 90 डिग्री। अब आप देखो कि जब यहां से लाइट टकरा कर जाएंगी ना, जब यहां से लाइट टकराएंगी, ये इंसिडेंट रे 1 थी तो ये निकली R1 रिफ्लेक्टेड रे 1, ये निकली R2 रिफ्लेक्टेड रे 2, और ये निकली R3 रिफ्लेक्टेड रे 3। आप देखोगे कि अगर I1 पैरेलल थी, I2 पैरेलल थी, I3 पैरेलल 3, तो R1 रिफ्लेक्टेड रे 1 भी पैरेलल होगी R2 के और R2 R3 के, यानी कि इंसिडेंट रे तो पैरेलल थी ही, रिफ्लेक्टेड रे भी आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपको क्या मिलेगा कि जितने भी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो पैरेलल होंगी आपस में, कैसी होंगी, पैरेलल। रेगुलर हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रेज भी यहां पर क्या होंगी, पैरेलल। तो रिफ्लेक्टेड रेज कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और दोस्तों एंगल I बराबर एंगल R तो फॉलो होगा ही होगा, एंगल I बराबर एंगल R फॉलो होगा ही होगा, I बराबर R तो फॉलो होगा ही होगा, यानी कि एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फॉलो होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी ओबेड, इनका पालन तो होगा ही होगा, एंगल I बराबर एंगल R। तो मेन यहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन समझना है कि जितनी भी रेज होंगी वहां पर रिफ्लेक्शन होने के बाद पैरेलल होंगी। इंसिडेंट तो पैरेलल थी ही, लेकिन रिफ्लेक्टेड पैरेलल होंगी। सो दिस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। बात करें दोस्तों अगर इररेगुलर रिफ्लेक्शन की, कि क्या होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन।
इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो इर्रेगुलर जैसे नाम ही कह रहा है कि भैया इसमें जो सरफेस होगा दैट इज नॉट रेगुलर। ऐसे इसका सरफेस होगा जो रेगुलर नहीं होगा, एकदम एब्रप्टली होगा, है ना, ऐसे ऐसे बना लेते हैं इसको, जनरली आपको समझ में आ जाए। ये हो गया हमारा, ठीक है, इर्रेगुलर सरफेस। सरफेस कैसा है? रफ सरफेस है, सांप समझ में आ रहा है ना, रफ सरफेस है। अब इस सरफेस में क्या होगा दोस्तों, फिर से मैं बना रहा हूं, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। एक लाइट मैंने यहां पर मान लो इसके ऊपर जमा दी, एकदम मैंने इसके ऊपर फेंक दी, ए लो। तो इस सरफेस पे जब लाइट गिरी, इस छोटे से पॉइंट पे जब लाइट गिरी, तो लाइट यहां से नॉर्मल तो बन सकता है। देखो नॉर्मल का मतलब क्या होगा, उस पॉइंट के, अब ऐसी कोई लाइन है तो उसके ऊपर नॉर्मल वैसे बन जाएगा, अगर ऐसा कोई बिंदु है उसके ऊपर नॉर्मल ऐसा, ऐसा बनेगा तो उसके ऊपर नॉर्मल ऐसा। नॉर्मल तो कैसे भी बन सकता है, नॉर्मल तो हमेशा 90 डिग्री होगा, तो यहां पर नॉर्मल मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। दूसरी लाइट मैंने अपने हाथ से ही भेजी है, तो चलो मैं इसके पैरेलल भेज देता हूं। तो यहां से तो पैरेलल ही थी भाई, चलो इस सरफेस पे पड़ी तो नॉर्मल मैंने फिर यहां पर बना दिया, क्योंकि इस सरफेस का भी नॉर्मल बन सकता है। और तीसरी लाइट रे मैंने फिर भेजी, मान लो यहां से भेज देते, यहीं से भेज देते, चलो। तो इस पॉइंट का नॉर्मल कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा भाई, भाई जैसा सरफेस है वैसा नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल ऐसा बनेगा। अब हुआ क्या, तीन लाइट रे मैंने भेजी, इंसिडेंट रे 1, इंसिडेंट रे 2, इंसिडेंट रे 3। ये क्योंकि मैं भेज रहा हूं, चलो मैंने पैरेलल भेज दी, ये तो मैंने छोड़ी ना लाइट, टॉर्च रखी, तीनों पैरेलल सरफेस के ऊपर फेंक दी, तो ये तीनों पैरेलल जा रही थी, बाकी सरफेस कुछ टेढ़ा मेढ़ा था, उस हिसाब से हुआ। अब पहली लाइट रे इस तरीके से निकल गई, दूसरी लाइट रे इस तरीके से निकल गई, और तीसरी लाइट रे इस तरीके से निकल गई। यानी कि आप देखोगे तो रिफ्लेक्टेड रे 1, रिफ्लेक्टेड रे 2 और रिफ्लेक्टेड रे 3 इस तरीके से मिली। तो आप यहां पे बोल सकते हो कि I1 तो पैरेलल था भाई I2 के, पैरेलल था I3 के, हालांकि ये कोई कंडीशन है भी नहीं, लेकिन आपने ये देखा कि R1 is not parallel to R2 and R2 is not parallel R3। यानी कि रिफ्लेक्टेड रे जो होंगी 1, 2 और 3 ये नॉट पैरेलल, आपस में पैरेलल नहीं होंगी, और यही खास बात है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की। जो भी चेयर से हो रहा है, दीवार से हो रहा है, वॉल से हो रहा है, टेबल से हो रहा है, वो एक इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है। तो हमें यहां पर यही चीज देखने को मिलती है। तो यहां पर रिफ्लेक्टेड रेज आपस में पैरेलल नहीं है, जबकि रेगुलर में रिफ्लेक्टेड रे आपस में पैरेलल होंगी। रेगुलर कौन करेगा? एक स्मूथ सरफेस करेगा, मिरर करेगा जनरली, लेकिन इर्रेगुलर कौन करेगा? पेपर कर सकता है, आपका वॉल कर सकती है, ट्री की बार्क या ट्री का स्टेम कर सकता है, कुछ भी सकता है, ये हमारे इर्रेगुलर के दौरान। लेकिन एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है, और वो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, और वो नोट ये है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर followed or obeyed by irregular reflection also। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि अगर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हमारे दिमाग की बत्ती ये कहती है कि यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फॉलो नहीं हो रहे होंगे, पर होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड बाय इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑल्सो। यानी कि अगर रिफ्लेक्शन इर्रेगुलर भी है, अगर रिफ्लेक्शन इर्रेगुलर भी है, तो भाई साहब एंगल I बराबर एंगल R वैलिड होगा। ये भी वैलिड है, ये होगा ही होगा। रिफ्लेक्शन शब्द सुन लिया ना तो I बराबर R करना ही करना है। और भाई दूसरा लॉ तो होगा ही होगा, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर इन द सेम प्लेन।
तो आप बोलोगे सर यहाँ कैसा, तो भैया अगर एंगल आई ये बन रहा है तो एंगल आर तो ये बन रहा है ना, तो एंगल आई आर बराबर होंगे। एंगल आई अगर ये बन रहा है, आर ये बन रहा है, तो एंगल आई आर बराबर होंगे। एंगल आई अगर ये बन रहा है तो आर ये बन रहा है, तो ये दोनों बराबर होंगे। यानी कि अगर 3 इंसिडेंट रे है तो 3 इंसिडेंट रे है, अलग अलग रे है, मतलब I1 I2 I3, तीनों का इंसिडेंट रे एंगल अलग होगा, I1 I2 I3। लेकिन भैया I1 R1 के बराबर होगा, I2 R2 के बराबर होगा, I3 R3 के बराबर होगा ही होगा। यानी कि भले ही इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे ही होंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विल आर फॉलोड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, बोथ इर्रेगुलर एंड इर्रेगुलर या नन ऑफ दीज। तो आपको याद रखना है दोनों, रेगुलर भी और इर्रेगुलर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को तो फॉलो करेगा ही करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट और काम का पॉइंट, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो एक क्विक रिवीजन बता देता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन करेंगे कि कैसे इस पे क्वेश्चन बनते हैं। मिरर पे, प्लेन मिरर हमने पढ़ना है, यानी कि हमने देखो इर्रेगुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन जान लिया। अब नेक्स्ट क्लास में मिरर पे बात करूंगा, प्लेन मिरर क्या होता है। तो पूरी प्लेन मिरर पे चर्चा करेंगे, क्या डायग्राम होते हैं उसमें, कैसे वर्चुअल इरेक्ट इमेज होती है, सारी चीजें हमें समझनी है। तो देखो आज की क्लास का एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। तो क्विक रिविजन ये है कि हमने सबसे पहले देखा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। भाई रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, सीधी सीधी बात है, टकराकर वापस आना। रिफ्लेक्शन किसी सरफेस से टकराकर वापस आना। सरफेस मतलब दो तरीके के, एक होता है रफ सरफेस, एक होता है स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस यानी कि पॉलिश सरफेस, पॉलिश सरफेस यानी कि मिरर। रफ सरफेस यानी कि इर्रेगुलर सरफेस जिसमें पार्टिकल बहुत अच्छे से नहीं वेल अरेंज्ड है। इसमें हो सकता है वॉल, चेयर, टेबल, एसेट्रा एसेट्रा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी यहां पर हो सकता है। फिर हमने देखा कि स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन मिलेगा वो मिलेगा आपको रेगुलर, और रफ सरफेस से आपको मिलेगा इर्रेगुलर। लेकिन इसके समझने के लिए हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझने जरूरी थे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं, तो रिफ्लेक्शन के दो नियम हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो नियम है। पहला एंगल आई बराबर एंगल आर, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि ये सारे के सारे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। फिर हमने यहां पर ये जो चीज देखी वो यहां पर चिपकाने की कोशिश की कि क्या रेगुलर रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो बिल्कुल यहां पर भी एंगल आई बराबर आर होता है, ये तो वैलिड है। लेकिन जो डाउट था वो ये था कि इर्रेगुलर में होता होगा, तो बिल्कुल हमने यहां पे देखा कि यहां पर भी एंगल आई बराबर एंगल आर होता ही होता है। छोटी छोटी डेफिनेशन देखी कि इंसिडेंट रे क्या होती है, जो लाइट स्ट्राइक करती है इंसिडेंट होती है। रिफ्लेक्टेड जो टकरा कर चली जाती है वो रिफ्लेक्टेड होती है। नॉर्मल एक 90 डिग्री होती है सरफेस के। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमने यहाँ पे सारी की सारी चेकआउट कर ली है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर से कैसा होता है, जिसके लिए हमें पहले इमेजेस के बारे में जानना है। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। भाई आप शीशे के आगे खड़े उठेंगे या होके जाते होंगे शीशे के आगे, तो देखा होगा आपने, आप बाल बनाते हो शीशे के आगे, तो क्या आपकी इमेज बनती है, आप इमेज को देख के तो बनाते हो बाल। तो इमेज क्या होती है इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो आई होप ये सेशन समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करें दोस्तों और लाइक करें। मैं पूरी 10th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास पहुंचा दूंगा। A to Z क्वेश्चन सारे यहीं से आएंगे, बस आपको पढ़ते रहना है। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। समझ आएगा तो एक लाइक और एक कमेंट बनता है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।